हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की इस वीडियो में हम लोग 11 से लेकर 14 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 10 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था। जुलाई का कुछ पार्ट पेंडिंग रह रहा है जिसको हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में 11 से 14 तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और देखो इसमें क्या बोला गया है। Who has recently been reappointed as the MD and CEO of the Federal Bank? ठीक है, हाल ही में फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और श्याम श्रीनिवासन ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। किसे फिर से नियुक्त किया गया है ये जानने के लिए ये जानना जरूरी था कि पहले से कौन है इसका एमडी एंड सीईओ, तो श्याम श्रीनिवासन जी ही हैं। तो श्याम श्रीनिवासन ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने इन्हें फिर से रिअपॉइंट कर दिया है और अगले 3 सालों तक इनका कार्यकाल रहेगा। इनका टेन्योर अगले कब तक रहेगा, अगले 3 सालों तक रहेगा, यानी कि 22 सितंबर 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। और आरबीआई ने भी कुछ टाइम पहले बैंकों के एमडी और सीईओ के टेन्योर के लिए एक सर्कुलर निकाला हुआ था। उसके हिसाब से बैंकों के एमडी सीईओ होल टाइम डायरेक्टर्स इनका मैक्सिमम टेन्योर कितना होना चाहिए ये आप लोग फटाफट कमेंट कर बता दो, ठीक है। पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को पढ़ाया गया है और जो लोग वीडियो ध्यान से देखते हैं उनको अगर चीज़ें याद आ रही हैं तो आप लोग फटाफट कमेंट कर बताओ। और फेडरल बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो फेडरल बैंक के अगर हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर अलुवा केरला में है, ठीक है। अलुवा केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और चेयरपर्सन एमडी और सीईओ का नाम मैंने बता ही दिया, श्याम श्रीनिवासन हो जाएंगे। और अगर हम लोग इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 23 अप्रैल 1931 को एज ए त्रावणकोर फेडरल बैंक, 23 अप्रैल 1931 को एज ए त्रावणकोर फेडरल बैंक के रूप में इसका मतलब इसके इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लेकिन जिससे बाद में जाकर 2 दिसंबर 1949 डेट आप लोग याद रखना, 2 दिसंबर 1949 को इसका नाम जो है बदल कर फेडरल बैंक कर दिया गया था, ठीक। 23 अप्रैल 1931 को इसको जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था त्रावणकोर फेडरल बैंक के रूप में, लेकिन 2 दिसंबर 1949 में इसका नाम बदलकर फेडरल बैंक कर दिया गया था। इसके टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, Which financial institution has released the COVID-19 the race of the finishing line report which predicts India to reach the peak of the third wave of COVID in September 2021? किस वित्तीय संस्थान ने कोविड-19 रेस टू फिनिशिंग लाइन रिपोर्ट जारी की जो कि सितंबर 2021 में भारत में कोविड की तीसरी लहर के चरम पर पहुंचने की भविष्यवाणी करता है? और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, रिपोर्ट का नाम क्या है और रिपोर्ट में क्या था, बस इतना पढ़ लो। एसबीआई के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। कौन सी रिपोर्ट? कोविड-19 द रेस ऑफ द फिनिशिंग लाइन। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है सितंबर के एंड में, सितंबर में जो है अगस्त इसकी कोविड-19 की थर्ड वेव जो है अपने पीक पर रहने का अनुमान लगाया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। Axis Bank has announced to replace benchmark interest rate LIBOR with which alternate reference rate ARRs in July 2021? एक्सिस बैंक ने जुलाई 2021 में बेंचमार्क ब्याज दर लिबोर को किस वैकल्पिक संदर्भ दर ARR से बदलने की घोषणा की है? और इसका जो आंसर होगा सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ऑप्शन नंबर बी SOFR। ऑप्शन नंबर बी SOFR इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अभी आरबीआई ने गाइडलाइन जारी करके सभी बैंकों को लिबोर को रिप्लेस करके दूसरे अल्टरनेट रेफरेंस रेट को अडॉप्ट करने के लिए बोला था, ठीक है। और कब तक अडॉप्ट करने के लिए बोला था, इसकी डेडलाइन क्या है, ये आप लोग कमेंट कर फटाफट बता दो। आरबीआई ने जो भी गाइडलाइन जारी की थी जिसमें उसने सभी बैंकों से ये बोला था कि लिबोर को रिप्लेस करके दूसरे अल्टरनेट रेफरेंस जो है वो अडॉप्ट कर लिए जाएँ, लिबोर को जल्दी ही खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी डेडलाइन कब है, कब तक अडॉप्ट करने के लिए बोला था, इसकी डेडलाइन क्या है, कमेंट कर आप लोग फटाफट बताओ। और ये भी पिछले वीडियोस में पढ़ाया गया है, अगर आपको याद आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट कर बताओ, और नहीं याद आ रहा है तो सचमुच आप लोग जो है मतलब मुरारी बापू की कथा की तरीके से ये वीडियो सुन रहे हो, कोई बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं। क्योंकि जिस तरीके से सुन रहे हो और आपका इतना सुनने के बाद में PDF लेने के बाद में अगर चीज़ें आप लोगों को याद नहीं रह रही हैं तो लिटरली आप लोग ये समझो कि सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है। आप लोगों को खुद ही डिसाइड करो आप लोग कि किस तरीके से आप लोग वीडियो देखते हो, सिर्फ सुनते हो चले जाते हो या कुछ आपके दिमाग में भी रहता है। अब हम लोग आते हैं वापस इस क्वेश्चन पर।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा SOFR हो जाएगा, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। ठीक है, इन सभी के फुल फॉर्म वगैरह आप लोग जो है ये याद रखना, इन सभी के फुल फॉर्म वगैरह याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। एक्सिस बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो एक्सिस बैंक हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, और टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो बढ़ती का नाम जिंदगी, MD और CEO अमिताभ चौधरी, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 3 दिसंबर 1993, 3 दिसंबर 1993, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली स्क्रैप्ड व्हिच पोस्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बाय मेकिंग अमेंडमेंट्स ओवर द LIC एक्ट 1956। LIC एक्ट आप लोग याद रखना कब का है ये। ठीक है, और वित्त मंत्रालय ने हाल ही में LIC अधिनियम 1956 में संशोधन करके भारतीय जीवन बीमा निगम के किस पद को समाप्त कर दिया है। इसमें पूछा गया तो ये वित्त मंत्रालय ने अभी LIC एक्ट 1956 में अमेंडमेंट कर संशोधन कर LIC की कौन सी पोस्ट को समाप्त कर दिया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा चेयरमैन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चेयरमैन इसका आंसर हो जाएगा। LIC अपना IPO लाने वाला है और इसीलिए ये सारे अमेंडमेंट्स वगैरह किए जा रहे हैं। ठीक ना, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आप लोगों से है, इसका आंसर आप लोग दो। क्या है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि अभी कुछ टाइम पहले LIC एक्ट में अमेंडमेंट करके LIC चेयरमैन का जो कार्यकाल वगैरह था, ठीक है, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, ये आप लोग बताओ। और ये भी अपने पिछले वीडियोस में बताया गया है। ठीक है, आंसर अगर आप लोगों को आ रहा है, इसका उत्तर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कर बताओ, और नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बोलूँगा कि अपनी तैयारी को खुद ही जज करो आप लोग कि क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, वीडियो कैसे देख रहे हो, चीज़ें कितनी याद रह रही हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बताओ जो मैंने आपसे पूछा, और हम लोग फिर से भी इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो इस अमेंडमेंट के बाद में LIC के जो चेयरमैन है उसका पोस्ट खत्म हो जाएगा। LIC में अब MD और CEO की पोस्ट होगी। ठीक ना, LIC में अब जो है MD और CEO की पोस्ट होगी, चेयरमैन का पोस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, और MD और CEO की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा LIC एक्ट 1956 के सेक्शन 4 के तहत में की जाएगी। ठीक है, LIC का जो एक्ट है LIC एक्ट 1956 के सेक्शन 4 के तहत में अब MD और CEO की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। वर्तमान में LIC के चेयरमैन जो है वो MR कुमार जी हैं। अभी करंट में LIC के चेयरमैन जो है वो MR कुमार जी हैं, और 4 MD भी हैं। ठीक ना, चेयरमैन तो MR कुमार हो गए और 4 MD भी हैं LIC में अभी इस समय। तो क्या नाम है उनके, उनके नाम भी हम लोग सुन लेते हैं। विपिन आनंद, मुकेश कुमार गुप्ता, राजकुमार, सिद्धार्थ मोहंती, ये 4 MD हैं। और LIC की यहाँ पर अगर बात चल हो रही है तो LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। 1 सितंबर 1956 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर होगा। 1 सितंबर 1956 जो है वो LIC का एस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी चेयरमैन इसका आंसर होगा। LIC एक्ट 1956 में संशोधन कर LIC से भी जो है चेयरमैन की पोस्ट को खत्म कर दिया गया है। सारी चीज़ें IPO के लिए हो रही हैं, LIC अपना IPO लाने वाला है, इसीलिए जो भी अमेंडमेंट इसमें है उसी को ध्यान में रखते हुए सारे अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। अगला देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट टू फॉर्म ए रीजनल वैक्सीन एडवाइजरी ग्रुप टू सपोर्ट इट्स डेवलपिंग कंट्रीज विद टेक्निकल एंड साइंटिफिक एडवाइस ऑन द क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन्स। किस संगठन ने कोविड-19 टीकों की गुणवत्ता, सुरक्षा, प्रभावशीलता पर तकनीकी और वैज्ञानिक सलाह देने के साथ अपने विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए एक क्षेत्रीय वैक्सीन सलाहकार समूह बनाने के लिए वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ में भागीदारी की है। ठीक है, और इसका आंसर जो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इस ग्रुप का नाम है आप लोग याद रखो, रीजनल वैक्सीन एडवाइजरी ग्रुप। ठीक है, किसके द्वारा ये बनाया गया है और किससे किससे पार्टनरशिप की गई है, बस इतना याद रखो, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर जो है मंडालुयांग मेट्रो मनीला फिलीपींस में हो जाएगा। प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मसात्सुगु असाकावा इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करते हैं इसकी तो 19 दिसंबर 1966 में जो है वो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखेंगे। हाउ मच अमाउंट ऑफ द लोन हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम एक्सिम बैंक टू एग्जीक्यूट ए पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन सेनेगल। ठीक है, सेनेगल में बिजली पारेषण परियोजना को निष्पादित करने के लिए एक्सिम बैंक से कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन को कितनी राशि का ऋण प्राप्त हुआ है। ठीक ना, एक्सिम बैंक ने
कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन को जो है एग्जिम बैंक ने कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन को कितने का लोन दिया है, बस यही इसमें पूछा गया है। और ये लोन किस लिए दिया गया है, सेनेगल में एक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितने का लोन दिया गया, ये इसमें पूछा गया है। और 35.26 35.26 मिलियन USD ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है ना। 35.26 मिलियन USD ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सेनेगल की यहाँ पर बात हो रही है, तो सेनेगल में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि क्या एकदम तो नया सा आ गया चीज़। तो सेनेगल जो है एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर एक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए अमाउंट इसको दिया गया है। एग्जिम बैंक की बात हो रही है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। डेविड रास्कोइना जो है इसके CEO हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो मार्च 1982 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली गॉट अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर द अमालगमेशन ऑफ इक्विटास होल्डिंग्स इनटू इटसेल्फ, ठीक है। किस लघु वित्त बैंक को हाल ही में इक्विटास होल्डिंग्स को अपने आप में समामेलित करने के लिए RBI से मंजूरी मिली हुई है, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर बी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। RBI ने अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने प्रमोटर इक्विटास होल्डिंग्स, ठीक है ना, इसका जो प्रमोटर है इक्विटास होल्डिंग्स को अपने आप में समामेलित करने का परमिशन दे दिया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और हम लोग जानते हैं। तो RBI की जो लाइसेंसिंग गाइडलाइंस है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, ठीक है ना, RBI जो स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस देता है उसकी जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रमोटर्स को 5 साल के लॉक इन पीरियड के ख़त्म हो जाने के बाद में, मैं लिख दे रहा हूँ कितने इसका टाइम आप लोग याद रखना, 5 साल के लॉक इन पीरियड खत्म हो जाने के बाद में बैंक से बाहर आ जाना होता है, प्रमोटर के रूप में काम करना बंद कर देना होता है, ठीक है ना। मतलब कि 5 साल के लॉक इन पीरियड के खत्म हो जाने के बाद में जो प्रमोटर्स है वो बैंक का प्रमोटर नहीं रह सकता, उसको बैंक से बाहर आ जाना होता है, ठीक ना, बैंक को एग्जिट कर देना होता है। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में जो है इक्विटास होल्डिंग्स जो है, ठीक ना, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में इक्विटास होल्डिंग्स जो है इसकी प्रमोटर है। तो इसके केस में क्या हो गया है कि इक्विटास होल्डिंग्स का जो लॉक इन पीरियड है वो 4 सितंबर को खत्म हो रहा है, ठीक है ना। इक्विटास होल्डिंग्स का जो लॉक इन पीरियड है वो 4 सितंबर 2021 को खत्म हो रहा है। इसीलिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने RBI से इसके एमालगमेशन के लिए, ठीक है ना, इसके सम्मेलन के लिए अनुमति मांगी थी, जो कि जो है RBI के द्वारा इसको दे दी गई है। तो कुल मिलाकर अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास होल्डिंग्स जो है ये एक दूसरे में मिल जाएंगे, इसको जो है इसका विलय कर दिया जाएगा, इक्विटास होल्डिंग्स का इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय इसका कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इट्स फन बैंकिंग, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो टैगलाइन हो जाएगी इट्स फन बैंकिंग, ठीक ना, इट्स फन बैंकिंग, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। और इसका जो MD और CEO हैं वो आप लोग कमेंट कर फटाफट बताओ, ठीक ना। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO, चलो रहने दो यार, MD CEO आपको याद नहीं होगा, मुझे पता है, याद तो होगा नहीं, मैं ही बता दे रहा हूँ। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो MD और CEO हैं वो VP नरसिम्हन है, ठीक ना, VP नरसिम्हन जो है वो जो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो है MD और CEO हैं। तो आप लोग याद रखा करो यार, चीज़ें याद रहती नहीं, आप लोगों को कमेंट्स वगैरह आते नहीं तो लगता नहीं कि आप लोगों को चीज़ें याद है। थोड़ा सा कमेंट वगैरह किया करो अगर चीज़ें याद हैं, तो हमें भी थोड़ा आइडिया लगता रहे ना कि जस्ट मैं कर पाऊँ कि क्या किस लेवल पर आप लोगों की तैयारी चल रही है, ठीक है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, हेडक्वार्टर, टैगलाइन और इसका MD और CEO। बाकी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एटलीस्ट इनका हेडक्वार्टर तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर साथ में टैगलाइन और MD और CEO भी पता है तो बहुत ही अच्छी है, आपकी तैयारी चल रही है। अगला देखेंगे, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 3rd G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग FMCGBs हेल्ड इन वेनिस, इटली। वेनिस, इटली में आयोजित तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, ये इसमें पूछा गया। इंडिया को किसने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, ये इसमें पूछा गया। तो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 9 से लेकर 10 जुलाई को, ठीक ना, 2 दिन जो है ये मीटिंग जो है ये हुई थी। और ये इस मीटिंग का जो है ये 3rd एडिशन है, ठीक ना, बस इतना याद रखो, इससे ज़्यादा और भी कुछ आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है।
फिनेंस मिनिस्टर हैं ये निर्मला सीतारमन। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और मिनिस्टर ऑफ फिनेंस जो है, फिनेंस मिनिस्टर का जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, वित्त मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, ये अगर आप लोगों को याद आ रहा तो ये भी आप लोग कमेंट कर बता दो। आगे बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री व्हिच हैज़ इम्प्लीमेंटेड इंडियाज भीम यूपीआई स्टैंडर्ड फॉर इट्स क्यूआर डिप्लॉयमेंट। उस पहले विदेशी देश का नाम बताओ जिसने अपने क्यूआर परिनियोजन के लिए भारत के भीम यूपीआई मानकों को लागू किया हुआ है। और इसका जो आंसर होगा भूटान, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी भूटान इसका आंसर हो जाएगा। भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर बेस्ड पेमेंट्स के लिए जो है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एनआईपीएल, ठीक ना, एनआईपीएल और रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान ने पार्टनरशिप किया हुआ है। फिर से सुनो आप लोग इन सारी बातों को। भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर बेस्ड पेमेंट के लिए एनआईपीएल यानी कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स इसने और रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान ने पार्टनरशिप किया हुआ है। इसके बाद भूटान दुनिया का पहला ऐसा विदेशी देश हो जाएगा, पहली ऐसी फॉरेन कंट्री बन गया है जिसने इंडिया के यूपीआई स्टैंडर्ड को अपने क्यूआर बेस्ड पेमेंट सिस्टम के लिए लागू कर दिया। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है, ठीक ना, पहला ऐसा देश बना है जो कि इंडिया का यूपीआई स्टैंडर्ड अपने क्यूआर बेस्ड पेमेंट में लागू किया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक ना। और इसके लिए इस सारी चीज़ों को लागू करने के लिए एनआईपीएल यानी कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान ने पार्टनरशिप किया हुआ है। और ये जो रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान है ये जो है भूटान की सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक है, ठीक है ना। भूटान के सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे भूटान के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान, रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान, ये जो है भूटान के सेंट्रल बैंक का नाम है। और भूटान की यहाँ पर बात हो रही है तो इसके कैपिटल करेंसी आप लोग फटाफट कमेंट करके बता देना। और ये जो रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान है इसका हेडक्वार्टर थिम्पू में है, ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, इसका हेडक्वार्टर थिम्पू में है। तो ऑप्शन नंबर डी नेपाल भूटान इसका आंसर हो जाएगा। इन सभी देशों की जितने भी और ऑप्शन में दिए गए हैं कम से कम इसकी कैपिटल और करेंसी आप लोगों को पता हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। Which insurance company has announced the first of its insurance policy on high altitude yachts? किस बीमा कंपनी ने उच्च ऊंचाई वाले याक पर अपनी पहली बीमा पॉलिसी की घोषणा की है, ठीक है ना। याक आप लोग जानते होंगे, जो यहाँ पर ये जो याक की बात हो रही है बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्या है। तो पहाड़ों पर एक जानवर पाया जाता है ना, देखो पहाड़ों पर जिसके लंबे लंबे बाल लटक रहे होते हैं और बड़ी बड़ी सींगें होती हैं ना, तो याक उसी याक की बात हो रही है, ठीक है। याक पहाड़ों पर पाया जाने वाला एक जानवर होता है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और NICL ने अभी जुलाई में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन यॉक के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश में जो है एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया हुआ है याक के लिए, ठीक है। और यहाँ पर NICL की भी बात हुई है, तो NICL का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। NICL के बारे में मैंने बता दिया, बाकी इन सबको आप लोगों को पता करना है। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद भी होगा ये, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL अका बैड बैंक, आल्सो नोन एज बैड बैंक, गेट्स इनकॉर्पोरेटेड विद द कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री with how much authorized and paid up capital? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL उर्फ बैड बैंक, जिसको कि हम लोग बैड बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसको कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ में कितनी अधिकृत और चुकता पूंजी के साथ में शामिल किया गया है, ठीक है ना। इसमें ये जानना है हम लोगों को कुछ NARCL है जिसको कि हम लोग बैड बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसकी ऑथोराइज्ड और पेड अप कैपिटल कितनी है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 100 करोड़ रुपए और 74.6 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 100 करोड़ रुपए और 74.6 करोड़ रुपीज़, ठीक है ना। तो ये जो 100 करोड़ रुपीज़ है ये क्या है, ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ठीक है ना। और ये जो 74.6 है ये कौन सी है, ये पेड अप कैपिटल है, ये पेड अप कैपिटल है और ये जो है ऑथोराइज्ड कैपिटल है। तो ये याद रखना आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है ये, स्टैटिक का भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है ना। बैड बैंक जो है वो लीगली अब बन गया है, अभी तक
जो है ये बना नहीं हुआ था, बजट में सिर्फ इसकी चर्चा चल रही थी, इसके बारे में इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो बाकी की चीज़ें होती हैं वो हो रही थी। लेकिन अब लीगल तौर पर, संवैधानिक तौर पर जो है वर्ल्ड बैंक का गठन कर दिया गया है। तो ये इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, ये इसकी पेड अप कैपिटल है। ऑथराइज और पेड अप कैपिटल याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 2021-22 के बजट के दौरान इसकी घोषणा जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई थी। ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर अगर भी हम लोग पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं। जो लोग लगातार बने हुए हैं उनको सारी चीज़ें पता भी होंगी, ठीक है। तो बस इतना ही इसका आंसर था, ऑप्शन नंबर सी 100 करोड़ और 74.6 करोड़। और अगर हम लोग बात करें NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, NARCL की अगर हम लोग इसके MD की बात करें तो वर्तमान में इसका MD कौन है अभी, तो पद्म कुमार माधवन नायर। फिर से सुन लो आप लोग, NARCL के MD कौन है, पद्म कुमार माधवन नायर। ये इतना इनका एक ही नाम है, ठीक है ना, पद्म कुमार माधवन नायर, इतना बड़ा इनका एक ही नाम है। तो आप लोग ये याद रखना, ठीक है ना। ये NARCL के इसमें MD हैं, और ये जो हैं पद्म कुमार माधवन नायर जी जो हैं वो SBI के स्ट्रेस्ड एसेट के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। और थोड़ा सा और क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा और स्टैटिक वाले पॉइंट, थोड़ा और इसके जो जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और आप लोग नोट डाउन भी करते हुए चलो, ठीक है। तो 12% इक्विटी के साथ में कैनरा बैंक, मैं लिख रहा हूँ इसको, आप लोग नोट डाउन भी करना है, बढ़िया चीज़ें हैं, जरूरी चीज़ें हैं, ठीक ना। 12% की इक्विटी के साथ में कैनरा बैंक जो है वो NARCL को स्पॉन्सर करेगा, ठीक ना। जब मैं NARCL बोल रहा हूँ आप लोग समझना कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की ही बात हो रही है। इतना लंबा नाम लेने में थोड़ा सा बार बार इशू होता है, तो इसलिए यही मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग इस तरीके से समझना, ठीक ना। तो इसमें जो है कैनरा बैंक की जो इक्विटी शेयर है वो 12% का है, और 12% की इक्विटी शेयर के साथ में कैनरा बैंक जो है वो NARCL को स्पॉन्सर करेगा। बाकी और भी जो दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे उनकी NARCL में होल्डिंग्स जो है वो हमेशा 10% से कम रहेगी, ठीक ना। 10% से कम उनकी होल्डिंग्स रहेंगी, ठीक। टोटल 12 स्टेट ओन्ड बैंक और 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक ना। 12 स्टेट ओन्ड बैंक और 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं वो NARCL में इन्वेस्ट करेंगे। SBI जो है इसका सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स होगा। 12% के साथ कैनरा बैंक इसको जो है स्पॉन्सर कर रहा है। 12% के बाद में SBI के पास में सबसे ज़्यादा इसकी होल्डिंग्स रहेगी, और कितनी रहेगी, 9.9%, ठीक ना। SBI के पास में SBI जो है इसका सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स होगा 9.9% के साथ में, ठीक। और बताया कि वित्त मंत्री ने जो है अपने 2021-22 के बजट के दौरान इसकी घोषणा की थी। तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, लोकसभा है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये लोकसभा से नहीं राज्यसभा में है, ठीक ना। ये कर्नाटका से राज्यसभा में है। पिछले क्वेश्चन में मैंने पूछा भी था कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बताओ आप लोग निर्मला सीतारमण की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने कमेंट कर नहीं बताया, और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, तो मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। राज्यसभा से हैं ये, कर्नाटका से ये राज्यसभा में है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाएगी। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो राव इंदरजीत, ठीक ना। राव इंदरजीत जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाएंगे। और राव इंदरजीत की अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो ये लोकसभा से हैं, गुरुग्राम में, ठीक ना। ये गुरुग्राम से लोकसभा मेंबर हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी ये हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 100 करोड़ रुपए और 74.6 करोड़, 100 करोड़ एंड 74.6 करोड़ रुपीज़, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने 14 जुलाई तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और बच रही है जुलाई महीने में, उसको भी हम लोग अपने आने वाले वीडियोज़ में बहुत जल्दी कवर अप कर लेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।